माँ जा बाबूजी से कह दे पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी कर ले। माँ जा बाबूजी से कह दे पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी कर ले, क्योंकि इस बार का टॉपर तेरा ही बेटा बनने वाला है। दोस्तों, मैट्रिक एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एक नई सीरीज की शुरुआत की गई है जिसका नाम है T20 सीरीज एग्ज़ाम का बाबू। दोस्तों, इस सीरीज में हम आपको बताएंगे 20 सब्जेक्टिव प्रश्न। आज की वीडियो में सभी प्रश्न साइंस का लिया गया है और सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में गोल गोल घूमकर आता है हर साल। देखिए आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न कह रहा है समस्थानिक क्या है। बहुत बार पूछा गया है समस्थानिक। दोस्तों, इसका आंसर होगा वह तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या असमान हो तो उसे समस्थानिक कहा जाता है। जैसे आपको यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है। देखिए क्लोरीन की परमाणु संख्या 7 होता है। दोस्तों, परमाणु संख्या को नीचे लिखा जाता है और परमाणु द्रव्यमान को ऊपर लिखा जाता है। तो दोस्तों, क्लोरीन की परमाणु संख्या 7 होता है। तो दोस्तों, दोनों कंडीशन में इसकी परमाणु संख्या 7 है। तो दोस्तों, परमाणु संख्या समान हो गया और परमाणु द्रव्यमान को ऊपर लिखा जाता है। परमाणु द्रव्यमान को ऊपर लिखा जाता है। दोस्तों, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35 भी होता है और 37 भी होता है। तो ऐसे कंडीशन में ये समस्थानिक के उदाहरण हो गए। क्लोरीन की परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका जुड़वा भाई को। दोस्तों, ये तो हो गया समस्थानिक। एक पूछा जाता है संभारिक, जस्ट एक दूसरे का उल्टा है यानी अपोजिट है। देखिए संभारिक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा वह तत्व जिसकी परमाणु संख्या असमान हो। वहाँ पे था परमाणु संख्या समान, लेकिन इसमें परमाणु संख्या असमान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो तो उसे संभारिक कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक तत्व आर्गन लिया गया है और एक कैल्शियम लिया गया है। दोस्तों, आर्गन का जो परमाणु संख्या है वो 18 होता है, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। तो परमाणु संख्या अलग अलग हो गया यानी असमान हो गया। और ऊपर में देखिए परमाणु द्रव्यमान जो दिया हुआ है, तो आर्गन का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है और कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान भी 40 होता है। तो दोस्तों, ये आर्गन और कैल्शियम संभारिक के उदाहरण हो गए। दोस्तों, संभारिक और समस्थानिक को बस आप थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ लीजिए, दोनों याद हो जाएगा। इसमें परमाणु संख्या समान होता है संभारिक में और द्रव्यमान संख्या असमान। इसमें द्रव्यमान संख्या समान होता है, परमाणु संख्या असमान होता है। बस दोनों को थोड़ा एक बार आप देख लीजिए और समय भी बहुत कम है तो ऐसे में आपको दोनों प्रश्न याद हो जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीकारक क्या है। ऑक्सीकारक क्या है। दोस्तों, इसका आंसर होगा वह पदार्थ जो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं तो उसे ऑक्सीकारक कहा जाता है। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये ऐसे पदार्थ हैं जो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो ये दोनों पदार्थ उदाहरण हैं ऑक्सीकारक के। ये एनसीईआरटी का हुबहू क्वेश्चन है, ठीक है, ये सभी। इसलिए हम आपको यहाँ पे सभी प्रश्न में वीवीआई लगा कर रखे हैं ताकि आपको थोड़ा विश्वास हो। दोस्तों, अगर आपको विश्वास ना हो तो आप क्वेश्चन बैंक वगैरह देख सकते हैं। ये सभी प्रश्न पूछा हुआ है और बिहार बोर्ड का एक नियम है दोस्त, एक क्वेश्चन अगर पूछ दिया तो वो क्वेश्चन हर साल पूछता है। बस यही एक खासियत है बिहार बोर्ड का जो कि स्टूडेंट के लिए अच्छा है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक आवर्त नियम क्या है। आधुनिक आवर्त नियम क्या है। दोस्तों, इसका आंसर होगा हेनरी मोसले ने सन 1913 ईस्वी में बताया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, न कि परमाणु द्रव्यमान। यही है आपका आधुनिक आवर्त नियम। दोस्तों, हेनरी मोसले ने बताया था कि जो तत्वों का गुणधर्म होता है वो परमाणु द्रव्यमान नहीं होता है, परमाणु संख्या होता है। और मेंडलीफ ने बताया था परमाणु द्रव्यमान होता है। तो यानी मोसले ने तत्वों को परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया था, इसलिए इसे कहते हैं, इसमें कहा गया कि जो तत्वों का गुणधर्म होता है वो परमाणु संख्या के फलन होते हैं। ठीक है, आगे है तत्वों
तत्वों को परमाणु संख्या के आरोही क्रम में सजाने से मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष दूर हो गए थे। यानी जब मोसले ने तत्वों को परमाणु संख्या के आरोही क्रम में सजाया तो मेंडलीव के सभी दोष दूर हो गए थे, क्योंकि मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है तन्यता किसे कहते हैं? तन्यता किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा धातु का वह गुण जिसके कारण उसे पीटकर पतले तार के रूप में बदला जा सकता है तो उसे तन्यता कहते हैं। सर्वाधिक तन्य धातु सोना है। सोना का संकेत Au होता है। दोस्तों यदि आपको लगे कि मुझे ये प्रश्न याद नहीं है तो बस वही बात, फटाक से लिखिए, सटाक से याद कर जाइए, टाइम बहुत कम है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है नाभिकीय संलयन क्या है? नाभिकीय संलयन क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करता है तो उसे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे में आप याद रख सकते हैं सूर्य से ऊष्मा और हाइड्रोजन बम, ये दोनों नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, चलिए अब इसका भी जुड़वा भाई है। नाभिकीय संलयन का जुड़वा भाई है नाभिकीय विखंडन, जैसे संभारिक और समस्थानिक का है। उसी तरीके से यदि आप यहाँ पे भी ध्यान देंगे, यदि आप नाभिकीय संलयन याद कर लेंगे तो नाभिकीय विखंडन भी याद हो जाएगा। देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। नाभिकीय विखंडन क्या है? दोस्तों इसका आंसर होगा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई भारी नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिक में बढ़ जाता है, जबकि नाभिकीय संलयन में था दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करता है। लेकिन नाभिकीय विखंडन में क्या है? एक भारी नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिक में बढ़ जाती है तो उसे नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। बस दोनों को थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है, दोनों याद हो जाएगा बहुत कम समय में। दोस्तों इसका जैसे छूट गया है, जैसे में आप लिख लीजिएगा परमाणु बम। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर आधारित है। आप यहाँ पर जैसे देकर अपने कॉपी में लिख लीजिएगा जैसे परमाणु बम। ठीक है, परमाणु बम जो है, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं? समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कार्बनिक यौगिकों का वैसा समूह जिसके सदस्यों के बीच CH2 का अंतर हो। CH2 का अंतर हो तो उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे एल्केन। दोस्तों एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, अब इस फॉर्मूला से जो तत्व बने हैं, इससे बने सभी तत्व कौन कौन है? तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सभी समजातीय श्रेणी के उदाहरण हैं। दोस्तों आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी में याद कर लीजिए। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं कि बहुत कम समय बचा है, 5-6 दिन बचा है, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। दोस्तों हम उनसे यही कहना चाहेंगे 5 दिन तो बहुत है दोस्त, 5 दिन तो बहुत है। आप ये सोचिए कि आप एक दिन में क्या कर सकते हैं। एक दिन को भी छोड़ो, तुम 1 घंटे में क्या क्या कर सकते हो ये सोचो। ठीक है, अगर तुम 1 घंटे में 10 क्वेश्चन याद कर सकते हो और एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो सोचो तुम कितना क्वेश्चन याद कर सकते हो। 24 × 10 240 क्वेश्चन याद कर सकते हो, यानी एक दिन भी बहुत है। अभी तो आपके पास 10 दिन है। ठीक है, तो इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से जारी रखिए। बस डगमगाना नहीं है। अभी वो वक्त है जिसमें आप पढ़ाई करेंगे और ये पढ़ाई जो है आपको एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स दिलाएगा। तो इस वक्त को बर्बाद ना करें। अभी भी वक्त है, वक्त ना बर्बाद कर। अभी भी वक्त है, वक्त ना बर्बाद कर। खींच ले तीर कमान, डायरेक्ट लक्ष्य पर वार कर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, सूचक क्या है? दोस्तों सूचक क्या है? एक सूचक का नाम बताएं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वह पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ की अम्ल, क्षार या उदासीन होने की सूचना देता है तो उसे सूचक कहा जाता है। एक प्रमुख सूचक लिटमस है। बस एक प्रमुख सूचक क्या है? लिटमस। इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। कम समय में ज़्यादा प्रश्न हम आपको देंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आहार श्रृंखला क्या है?
उदाहरण दे। दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का एक पथीय प्रभाव तरीके से जुड़े होते हैं जिसे आहार श्रृंखला कहते हैं, जैसे घास, बकरी, बाघ। दोस्तों ये घास को बकरी खाएगी और बकरी को बाघ खाएगा, यहाँ से आपका आहार श्रृंखला बन जाता है। आहार श्रृंखला में पहला जीव को दूसरा जीव खा जाता है, दूसरा जीव को तीसरा जीव खा जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा है, बहुत ही इजी प्रश्न है। दौड़ते हुए खिलाड़ियों की मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है? दौड़ते हुए खिलाड़ियों की मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है? दोस्तों इसका आंसर होगा लैक्टिक अम्ल जमा होने के कारण खिलाड़ी के मांसपेशियों में दर्द या ऐंठन होने लगता है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य के श्वसन अंग का नाम लिखे। दोस्तों 15 प्रश्न है आपके 2 नंबर वाले और 15 से 20 नंबर तक के प्रश्न हैं 5 नंबर वाले। ठीक है, 15 से यानी 5 प्रश्न ऐसे हैं जो 5 नंबर वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य के श्वसन अंग का नाम निम्न है। पहला मछली का श्वसन अंग, यानी मछली किससे सांस लेता है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा गलफरा, यानी इसे गिल्स भी कहते हैं। मच्छर का श्वसन अंग होगा ट्रेकिया और केंचुआ का श्वसन अंग होगा त्वचा। केंचुआ का श्वसन अंग हो जाएगा त्वचा और मनुष्य का श्वसन अंग हो जाएगा फेफड़ा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि मनुष्य का श्वसन अंग जो है ना नाक होगा, तो दोस्तों नाक नहीं होगा। नाक तो एक सहारा है सांस लेने का। श्वसन का जो प्रक्रिया पूर्ण होता है वो फेफड़ों में ही होता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा जब पर्यावरण में गंदे पदार्थों का प्रवेश होता है। जब पर्यावरण में गंदे पदार्थों का प्रवेश होता है जिसके कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है तो उसे प्रदूषण कहा जाता है। ठीक है, प्रदूषण उसे ही कहते हैं जब हमारे पर्यावरण में गंदे पदार्थ प्रवेश करता है जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है कि सजीवों के मुख्य 4 लक्षण लिखे। सजीवों के मुख्य 4 लक्षण लिखना है आपको। दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका, सजीवों के मुख्य 4 लक्षण निम्न हैं। ये 4 लक्षण यदि दिखे तो जान लेना है कि वो सजीव है, यानी वो अभी मरा नहीं है। देखिए वो गति कर रहा हो, ठीक है, हिलता डुलता हो तो वो जिंदा है। उसका प्रजनन की क्रिया करता हो, वृद्धि और विकास, उसमें विकास हो रहा हो। ठीक है, और आगे है नियंत्रण एवं समन्वयन होगा। ठीक है, नियंत्रण एवं समन्वयन यहाँ पे लिख लेना है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाश्म किसे कहते हैं? जीवाश्म किसे कहते हैं? दोस्तों इसका आंसर होगा लाखों करोड़ों साल पहले पृथ्वी के किसी कंपन के कारण जीव जंतु, पेड़ पौधे चट्टानों में दब गए थे जिसे जीवाश्म कहते हैं। बिल्कुल ईजी है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, जो कि अब 5 नंबर वाले प्रश्न आपको यहाँ से देखने मिलेगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर, भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर लिखे। बहुत बार पूछा गया है। भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर लिखना है। दोस्तों इसका आंसर होगा भौतिक गुणधर्म के आधार पर पहले हम अंतर कर देते हैं, फिर रासायनिक गुणधर्म के आधार पर हम अंतर कर देंगे। तो दोस्तों भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर निम्न है। ठीक है, चलिए पहले देख लेते हैं भौतिक गुणधर्मों के आधार पर। दोस्तों एक तरफ आपको लिखना है, जब भी अंतर वाले प्रश्न आ जाए एक तरफ लिखना है आपको धातु, एक तरफ अधातु। दोस्तों धातु में लिखना है, याद रहे हम भौतिक गुणधर्मों के आधार पर अंतर कर रहे हैं। दोस्तों धातु में लिखना है इसमें चमक होती है और अधातु में लिखना है इसमें चमक नहीं होती है। उसके बाद धातु में लिखना है विद्युत सुचालक होती है, यानी धातु से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, और अधातु विद्युत का कुचालक होता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। आगे है दोस्तों यहाँ पे तीसरा पॉइंट जो है ना, विद्युत धनात्मक होती है, ये रासायनिक गुणधर्म के आधार पर है। ठीक है, इसलिए हम इसको कट कर दिए, इसको आगे बताएंगे। देखिए तीसरा पॉइंट होगा इसमें कि इसमें तन्यता का गुण होता है, यानी धातु में तन्यता का गुण होता है और अधातु में तन्यता का गुण नहीं होता है। उसका धातु में लिखना इसका घनत्व उच्च होता है और अधातु में लिखना इसका घनत्व निम्न होता है। ये हो गया भौतिक गुणधर्मों के आधार पर। अब देखते हैं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर।
दोस्तों आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर। तो दोस्तों फिर से एक तरफ आपको लिखना है धातु और एक तरफ लिखना है अधातु, उसका अंतर कर देना है। दोस्तों धातु में लिखना है कि धातु विद्युत धनात्मक होती है, अधातु में लिखना है अधातु विद्युत ऋणात्मक होती है। धातु में लिखना है फिर धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है और अधातु भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है। ठीक है, आगे लिखना है धातु में कि धातु जल से क्रिया करती है और अधातु में लिखना है कि जल से क्रिया नहीं करती है। उसका धातु में लिखना है कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखना है धातु में कि धातु जल में घुलकर क्षार बनाते हैं और अधातु में लिखना है कि अधातु जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। तो दोस्तों ये हो गया आपका अंतर। इतना करने से आपको 5 मार्क्स मिलेगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट 5 नंबर वाले प्रश्न। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर स्पष्ट करें। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या लिखना है, आंसर में लिखना है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न अंतर है। उसका क्या करना है, आपको एक तरफ लिखना है मेंडलीव की आवर्त सारणी और एक तरफ लिखना है आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, चलिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में पहले लिखेंगे कि यह परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी में लिखेंगे कि यह परमाणु संख्या पर आधारित है। अभी हम आधुनिक आवर्त सारणी का एक क्वेश्चन देखे थे ऊपर में, ठीक है, आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। आगे लिखेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी में इसमें कुल 6 आवर्त हैं। आवर्त की संख्या 6 है, कहीं कहीं आपको 7 देखने मिलेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 6-7 चलता है। ठीक है, और इसमें लिखना है आधुनिक आवर्त सारणी में कि इसमें कुल 7 आवर्त हैं। आधुनिक में तो फिक्स है कि 7 आवर्त है, यानी आवर्त सारणी है, लेकिन ये मेंडलीव की आवर्त सारणी में किसी किसी बुक में 6 दिया हुआ रहता है, किसी में 7 दिया रहता है। आप दोनों में से कोई एक लिखेंगे तो सही हो जाएगा। आगे लिखना है मेंडलीव की आवर्त सारणी में इसमें कुल 8 वर्ग होते हैं और किसी किसी बुक में मिलेगा 9 वर्ग होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुल 8 वर्ग होते हैं या फिर 9 वर्ग होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में लिखना है कि इसमें कुल 18 वर्ग होते हैं। ये फिक्स है, ये 18 ही होते हैं और ये 7 आवर्त होते हैं। आगे लिखना है मेंडलीव की आवर्त सारणी में इसमें कई दोष हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में लिखना है कि इसमें सभी दोष दूर हैं। उसके बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी में लिखना है कि यह आवर्त सारणी छोटा है और इसमें लिखना है यह आवर्त सारणी बड़ा है। लास्ट में लिखना है मेंडलीव की आवर्त सारणी में इसमें अक्रिय गैस का स्थान नहीं है और आधुनिक आवर्त सारणी में लिखना है कि इसमें अक्रिय गैस का स्थान है और अक्रिय गैस को 18वें वर्ग में रखा गया है। ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैस को कहाँ रखा गया है, तो 18वें वर्ग में रखा गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। ये भी आपके 5 नंबर वाले प्रश्न हैं। देखिए प्रश्न बहुत छोटा है लेकिन 5 नंबर में पूछा गया है, तो क्या करें, बस प्रश्न छोटा हो या बड़ा और किसी भी प्रश्न में पूछ देगा, 2 नंबर वाले में या 5 नंबर वाले में, तो पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है। बस जो आंसर है हम वही ना लिखेंगे एग्जाम में, ज़्यादा कुछ तो अपने मन से लिख नहीं सकते हैं। खैर प्रश्न है कि दहन क्या है, दहन की आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है, बस ये प्रश्न है और ये 5 नंबर में पूछा है। आपको दहन के बारे में लिखना है परिभाषा और दहन की आवश्यक शर्तें लिखना है, आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर उष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करती है तो उसे दहन कहा जाता है। जैसे वायु में सल्फर को जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है तथा उष्मा एवं प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये हो गया दहन का परिभाषा। और एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दे देना है इस तरीके से कि जब हम सल्फर को जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो H+O2 हो गया और ये बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये उष्मा प्लस प्रकाश भी देगा। दोस्तों सल्फर को गंधक के नाम से जाना जाता है, सल्फर को गंधक के नाम से जाना जाता है। एक बार ऑब्जेक्टिव पूछा था कि गंधक की परमाणु संख्या कितनी है, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि गंधक की परमाणु संख्या तो हम लोग कभी नहीं पढ़े हैं। सल्फर की परमाणु संख्या 16 होता है ना दोस्त, सल्फर की परमाणु संख्या 16, तो बस सल्फर का ही दूसरा नाम है गंधक, तो इस बात को याद रखिएगा। और ये अधातु है, सल्फर क्या है, अधातु। अब आगे प्रश्न में बोला था कि दहन के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है, तो दोस्तों अब लिख देंगे दहन की आवश्यक शर्तें। 3 शर्तें होता है। पहला शर्त है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दूसरा
शर्त है दहन के लिए पोषक पदार्थ की उपस्थिति और तीसरा है ज्वलन ताप की प्राप्ति। ये 3 शर्त लिख देना है और आपको दहन का परिभाषा लिख देना है, एक उदाहरण दे देना है, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। लेकिन आपको लगता होगा देखने से कि ये क्वेश्चन 2 नंबर वाला है, ऐसी बात नहीं है दोस्त, ये 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है साबुन तथा अपमार्जक में अंतर स्पष्ट करें। इस प्रश्न को कभी 2 नंबर में कभी 5 नंबर में पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम 5 पॉइंट बना दिए हैं। 5 नंबर में पूछे तो भी आपका काम हो जाएगा, 2 नंबर में पूछे तो भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन ये 5 नंबर में ही पूछे जाएंगे। साबुन तथा अपमार्जक में अंतर स्पष्ट करें। तो दोस्तों इसका आंसर होगा साबुन तथा अपमार्जक में निम्न अंतर है। बस वही करना आपको, एक तरफ लिखना है साबुन, एक तरफ लिखना है अपमार्जक। साबुन में लिखना है यह झाग कम देता है, अपमार्जक में लिखना है यह झाग अधिक देता है। बिल्कुल आसान शब्दों में हम लिखे हैं। आगे साबुन में लिखना है कि यह जल में कम घुलता है, अपमार्जक में लिखना है यह जल में अधिक घुलता है। फिर साबुन में लिखना है इसमें सफाई की क्षमता कम होती है और अपमार्जक में लिखना है इसमें सफाई की क्षमता अधिक होता है। और आगे साबुन में लिखना है चौथा पॉइंट यह क्षारीय होता है और अपमार्जक में लिखना है यह उदासीन होता है। और साबुन में 5वां पॉइंट लिखना है इसका निर्माण जंतु वसा से होता है और अपमार्जक में लिखना है इसका निर्माण हाइड्रोकार्बन से होता है। बस इतना करना है, आपको 5 मार्क्स मिलेगा। बिल्कुल आसान शब्दों में हम अंतर लिखे हैं दोनों में। यदि आप एक बार अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और उसे याद करेंगे तो हम गारंटी के साथ बोलते हैं कि 5 से 6 मिनट में आपको याद हो जाएगा। यदि आपको लिखने में खुजली होता है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के मोबाइल में जूम करके पढ़ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न। दोस्तों आज का प्रश्न है, मतलब लास्ट प्रश्न है कि रक्त क्या है, इसके संगठन का वर्णन कीजिए। ये भी 5 नंबर में पूछे जाते हैं, लेकिन देखने से बहुत छोटा लगता है। दोस्तों इसका आंसर होगा रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जो निम्न घटकों से मिलकर बना है। पहला इसमें जो घटक है वो है लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी। चलिए इसके बारे में हम लिख देते हैं। यहाँ पे बोला ना घटकों का मतलब संगठन का वर्णन कीजिए, तो ये निम्न घटकों से मिलकर बना है। उन घटकों के बारे में भी कुछ बताना है। तो आरबीसी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी का कब्रगाह यानी आरबीसी का जो मृत्यु होता है कहाँ पे, तो प्लीहा में। इसीलिए आरबीसी का कब्रगाह प्लीहा को कहा जाता है। इस पॉइंट को नोट कीजिए, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को कहा जाता है। इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं और इसे तिल्ली भी कहते हैं। चलिए दूसरा घटक जो है वो है आपका श्वेत रक्त कणिका यानी WBC। दोस्तों इसमें लिखना है कि इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ये संक्रमण तथा आघातों से शरीर की रक्षा करती है। बस इसका जीवन काल यहाँ पे हम नहीं लिखे हैं, लेकिन इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। आप चाहें तो लिख ले कि WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। तीसरा पॉइंट है प्लेटलेट्स में लिखना है ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है जिससे रक्त नष्ट होने से बच जाता है। आगे पॉइंट है चौथा पॉइंट प्लाज्मा में लिखना है कि यह रक्त के परिवहन का मुख्य माध्यम है। यह रुधिर का 2/3 भाग होता है। इसमें प्रोटीन, हार्मोन, ग्लूकोज, खनिज, लवण आदि होता है और जो प्लाज्मा है ये रक्त का द्रव्य भाग होता है यानी द्रव्य रूप होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो T20 सीरीज में आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए कमेंट में लिखिए, हम उसी सब्जेक्ट का टॉप 20 प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।